तो ये कहानी है दुनिया के सबसे शातिर और तेज दिमाग लॉयर के बारे में, जो लॉ की दुनिया का बादशाह था। वो एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले नॉलेज बहुत ही जल्दी गेन कर लेता था। उसकी मेमोराइजिंग पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो अगर कोई बुक पढ़ता तो उसे माइनर डिटेल्स भी याद रहती थी, जैसे कौन से पेज में क्या लिखा है। इतना तेज दिमाग होने के बाद वो कभी भी लॉ लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो क्यों, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो गाइस, आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सूट्स के सीजन 1 को, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सब्सक्राइब कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम अपना मेन कैरेक्टर माइक दिखाया जाता है, जो कि भेस बदल के एक एग्ज़ाम दे रहा होता है। अब उसने भेस क्यों बदला होता है वो तो हमें थोड़ी ही देर बाद वीडियो में पता चल जाएगा। पर यहाँ जब एग्जामिनर माइक को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसने माइक को पहले भी देखा हुआ है। पर यहाँ माइक साफ मना कर देता है कि उसने उसे कभी भी नहीं देखा। पर पास से देखने के बाद एग्जामिनर जान जाता है कि माइक पहले भी यहाँ आ चुका है। जिसके बाद माइक अपना आंसर शीट दूसरों के आंसर शीट के साथ मिला देता है और वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ माइक को पता चल गया था कि वो पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो वॉशरूम में जाके अपना हुलिया चेंज कर लेता है और अपनी टोपी जो उसने पहनी हुई थी वो किसी और को पहना के वहाँ से चला जाता है, जिसके वजह से एग्जामिनर माइक को नहीं पकड़ पाता। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि कुछ पैसों के लिए भेस बदल के दूसरों के लिए एग्जाम दे रहा था। एज वो एक जीनियस था और वो आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सकता था। फिर वो वहाँ से पैसे लेके अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद हम उसके दोस्त ट्रेवर को भी देख पाते हैं, जो बहुत ही अमीर था क्योंकि वो ड्रग का बिजनेस करने लगा था। पर यहाँ वो माइक को भी अपने बिजनेस में घसीटने के चक्कर में था। पर यहाँ माइक मना करता है, पर बहुत ज़्यादा मनाने के बाद माइक मान जाता है एज ट्रेवर ही उसका लास्ट बेस्ट फ्रेंड था। इसके अलावा उसका कोई भी दोस्त नहीं था। पर यहाँ दरअसल ट्रेवर माइक को फंसाने जा रहा था, एज कल पुलिस उसे पकड़ने वाली थी। तो इसीलिए उसका प्लान ये था कि वो अपने जगह माइक को भेज देगा और पुलिस उसके जगह माइक को पकड़ लेगी। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें अपने सीरीज का सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है हार्वी। इसे दुनिया के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लॉयर्स में गिना जाता था। यहाँ माइक सूट में रेडी होके निकल पड़ता है अपने दोस्त की मदद करने के लिए, जहाँ उसे एक पार्सल डिलीवर करना था। और आपको पता ही होगा कि उस पार्सल में क्या था। पर यहाँ माइक रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता जाता है। एज वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और पियर्सन हार्डमैन में एक नए एसोसिएट के लिए इंटरव्यू चल रही होती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि हार्वी ही कंडक्ट करवा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइक पर, जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस होता है एज उसने इससे पहले कभी भी ऐसा काम नहीं किया। अब माइक उस जगह में पहुंच जाता है जहां उसे पार्सल डिलीवर करना था। पर यहाँ वो बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है, पर उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो वहाँ खड़े हुए दो वेटर से बात करने लगता है, जहां वो उन्हें पूछता है कि वो पूल कहाँ पर है। इसके जवाब में वो दोनों से कहते हैं कि पूल राइट की तरफ है। पर यहाँ माइक को ये याद रहता है कि उसने आते वक्त देखा था नोटिस में लिखा था कि पूल बंद है। फिर माइक उन दोनों में से एक वेटर को टाइम पूछता है, पर जब वो वेटर टाइम देखने के लिए अपनी घड़ी चेस्ट के पास लाता है तो माइक उसके बेल्ट से लगे हुए गन को देख लेता है। और यहाँ माइक समझ आता है कि उसके दोस्त ने उसे फंसाया है और ये दोनों कोई पुलिस ऑफिसर हैं। और यहाँ माइक ने आते वक्त हार्वर्ड लॉ इंटरव्यूज का भी पोस्टर देखा होता है, जो कोई नहीं बल्कि हार्वी कंडक्ट कर रहा होता है। यहाँ से भाग के माइक डायरेक्ट वहीं पहुंच जाता है, पर वो इसीलिए नहीं क्योंकि उसे इंटरव्यू देना था, पर उसे किसी तरह से पुलिस से बचना था। और यहाँ हार्वी भी बोर हो रहा होता है एज उसे अपने जैसा एक अच्छा लॉयर चाहिए था, पर उसे ऐसा कोई नहीं मिल रहा था। पर कोइंसिडेंटली यहाँ माइक, जो कि एक जीनियस था, खुद उसके इंटरव्यू में आ जाता है। यहाँ माइक और हार्वी कुछ बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पर यहाँ माइक उसे उस बुक्स की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी बता देता है। पर यहाँ हार्वी उसे कहता है कि यहाँ सिर्फ हार्वर्ड से ही ग्रेजुएटेड लॉयर्स को हायर किया जाता है। पर यहाँ माइक हार्वी को बताता है कि वो बाकी लॉयर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एज उसे लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। उसने बार का एग्जाम एक्चुअली में पास किया है। बार एक एग्जाम है जिसे देने के बाद आप हार्वर्ड स्कूल में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। पर यहाँ हार्वी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद माइक हार्वी से कहता है कि वो उसके सामने पड़ी हुई कोई भी बुक को उठाए और उसके अंदर से रैंडमली कुछ भी बोलना चालू करे। पर जब हार्वी रैंडमली कुछ भी बोलता है, उसके मुंह से वो सेंटेंस खत्म होने से पहले ही माइक वो सेंटेंस कंप्लीट कर देता है, जिसे देखने के बाद हार्वी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है।
पर यहाँ रौब जमाने के लिए हार्वी माइक से कहता है कि जैसे मैंने तुमसे पूछा अब तुम भी मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। पर यहाँ माइक हार्वी के लैपटॉप से स्टॉक ऑप्शन बैकडेटिंग का टॉपिक चूज करता है, जिसके बारे में हार्वी से इन्फॉर्मेशन बोलता है। पर यहाँ माइक उसके इन्फॉर्मेशन में से बहुत सारे मिस्टेक्स निकालने लगता है, जिसके बाद हार्वी से कहता है कि एज वो एक लैपटॉप के आगे बैठा है तो उसे वहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन का सोर्स लेके उसकी मिस्टेक्स नहीं निकालनी चाहिए। पर यहाँ माइक उसे बताता है कि वो सिर्फ हर्ट्स खेल रहा है। यहाँ हार्वी बुरी तरह हार तो जाता है, पर उसे माइक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, एज उसे मन भी कर रहा था कि वो माइक को हायर कर ले। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि हार्वी को सबसे छुपाना पड़ेगा कि माइक कोई भी लॉसूल नहीं गया। पर यहाँ जैसे तैसे करके हार्वी माइक को हायर करने के लिए मान जाता है, पर उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें वो माइक से कहता है कि उसका हर हफ्ते यूरिन टेस्ट होगा और उसे ट्रेवर से दूर रहना होगा, उसे सब ड्रग्स छोड़ना पड़ेगा और उसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और माइक ऐसा ही करता है, एज उसका ड्रीम भी था कि वो एक लॉयर बने। इसके अलावा हार्वी माइक से ये भी कहता है कि उसे उस ब्रीफ केस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। पर यहाँ माइक उसी एक बात को नहीं मानता और उस ब्रीफ केस को अपने माइक्रोवेव में छुपा देता है। अब यहाँ माइक की जॉब पियर्सन हार्डमैन में लग चुकी थी। अगले दिन वो ऑफिस में आ जाता है और यहाँ ये उसका पहला दिन था। यहाँ उससे सबसे पहले रेचल मिलती है जो वहाँ काम करती है और वो माइक को उसका केबिन दिखाती है और यहाँ माइक को उसका पहला केस भी मिल जाता है। पर यहाँ मैं केस के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, एज हर एक एपिसोड में बहुत सारे केस दिखाए गए हैं। पर यहाँ ऑफिस में आने के बाद माइक जाता है हार्वी से मिलने के लिए, जहाँ हार्वी माइक को बताता है कि उसे अब ये जॉब छोड़ना पड़ेगा कि अगर फर्म हेड को ये पता चला कि यहाँ एक नॉन हार्वर्ड लॉयर भी है और उसे हार्वी ने हायर किया है तो हार्वी को भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर यहाँ माइक कहता है कि अगर उसने उसे निकाल दिया तो वो खुद जाके बता देगा कि उसे हार्वी ने ही हायर किया हुआ था, डिस्पाइट उसे पता था कि वो हार्वर्ड स्कूल नहीं गया। यहाँ हार्वी माइक से फिर से इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे काम पे रख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइक पर, जिसने अपने पहले केस की 3 साल की फाइल्स एक ही दिन में पढ़ ली थी और वो रेडी था इस केस को जीतने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है हार्वी पर, जो एडल्टेबल की मीटिंग के लिए जा रहा होता है। पर यहाँ एज माइक अब उसका एसोसिएट होता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो भी आ सकता है, जिसके जवाब में हार्वी उसे कहता है कि ये मीटिंग सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स के लिए ही बनाई गई है और उसे एक फाइल पकड़ा देता है और इसमें एक कंपनी का पैटेंट राइट्स था जिसे माइक को फाइल करना था। एज माइक काम में अभी नया था तो वो एक और एसोसिएट को इसको करने के लिए कहता है। पर यहाँ वो एसोसिएट चालाकी से माइक के साथ अपना काम एक्सचेंज कर देता है, जो उसके 2 हफ्ते का काम था। पर माइक को इसके बारे में नहीं पता होता है। पर इसके बारे में जब माइक को पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, एज उसे 4000 पेजेस की फाइल पढ़नी होती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उस एसोसिएट ने उसका काट दिया है। पर यहाँ एज माइक की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा हाई थी, वह सिर्फ 4 घंटे में ही 1000 पेजेस पढ़ लेता है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है लुइस। ये हार्वी का कज़न होता है और एज कज़न होता है तो ये ऑलवेज हार्वी और उसके सक्सेस से जेलस होता है, एज उसे पता चलता है कि माइक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और अब वो हार्वी के लिए काम करता है और इसलिए वो माइक को पटाने लगता है ताकि वो हार्वी को छोड़ के उसके साइड आ जाए, जिसके एक्सचेंज में लुइस वो पैटर्न फाइल कर देता है जो हार्वी ने माइक को दिया होता है। पर यहाँ वो किसी काम का भी नहीं होता है, एज 24 घंटे पहले ही किसी और कंपनी ने पैटर्न फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अब 12 घंटे के अंदर एक और पैटर्न फाइल करना पड़ेगा। पर यहाँ फिर से लुइस आ जाता है और वो ये काम उसी एसोसिएट को दे देता है जिसने माइक को उल्लू बनाया था। लुइस ये सिर्फ माइक को अपने साइड लेने के लिए करता है। इसके अलावा लुइस माइक को अपने साथ टेनिस भी खिलाने ले जाता है। टेनिस खेलने के बाद यहाँ ड्रेसिंग रूम में लुइस माइक को बताता है कि उसके पिछले हफ्ते के यूरिन टेस्ट में उसका पॉजिटिव आया है, मतलब वो टेस्ट वो फेल हो गया था। पर यहाँ लुइस ऐसे कहता है कि उसकी टेंशन वो ना ले क्योंकि ये ड्रग टेस्ट वगैरह काम लुइस से संभालता था। जिसके बाद लुइस माइक को वीड स्मोक करने के लिए फोर्स करता है, जिसके बाद वो दोनों वीड स्मोक करते हैं और माइक यहाँ डायरेक्ट हार्वी के पास आता है और वो उसे कहता है कि उसने एक और पैटर्न फाइल कर दिया है जैसे कि हार्वी ने उसे कहा था। पर यहाँ हार्वी से ये पूछता है कि अगर वो सुबह लुइस के साथ टेनिस खेल रहा था तो उसे पैटर्न फाइल करने का टाइम कब मिला। और यहाँ हार्वी को ये भी पता चल जाता है कि माइक ने ड्रग्स लिए हैं और वो माइक को अपने ऑफिस से निकलने के लिए कहता है। पर एज यहाँ माइक ने पैटर्न फाइल कर दिया होता है तो उससे रिलेटेड वो केस हार्वी जीत जाता है। फिर यहाँ हार्वी केस जीतने के बाद माइक के पास आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसे जब भी ऐसा कोई सिचुएशन मिले जहाँ वो फंसने वाला होता है तो वो सीधा हार्वी के पास आए,
एज वो उसका एसोसिएट है ना कि लुइस का। इससे वो अपनी लॉयलिटी भी साबित कर सकता है। और इसके बाद हार्वी से ये भी बताता है कि लुइस ने माइक को उसका फेक ड्रग टेस्ट दिखाया होता है। असल में माइक ड्रग टेस्ट को पास कर चुका होता है और उसका नेगेटिव आया होता है। पर यहाँ लुइस ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि वो लुइस के तरफ आ जाए। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें माइक को दिखाया जाता है जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। पर तभी वहाँ ट्रेवर की गर्लफ्रेंड आ जाती है। पर आते ही वो माइक को एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद पूछती है कि उसने ट्रेवर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, और अगर भी उसे ट्रेवर के बारे में पता था तो वो अब उससे क्यों नहीं मिल रहा। इसके जवाब में माइक उसे कहता है कि उसे बहुत मुश्किल से एक लॉयर की जॉब मिली है और वो उसके वजह से उसे नहीं खोना चाहता। जिसके बाद वो सीधा ऑफिस आता है और यहाँ अभी भी लुइस माइक को पटाने की कोशिश कर रहा होता है और वो चाहता है कि माइक उसके अंडर काम करे और तभी जाके लुइस हार्वी को नीचे दिखा सकता है। यहाँ लुइस माइक को एक रूक की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है जिसमें उसे अपने सारे एसोसिएट्स को बुलाना पड़ेगा और उनके डिनर का पैसा भी भरना पड़ेगा। ये सब लुइस जानबूझ कर कर रहा था ताकि माइक फ्रस्ट्रेटेड होकर लुइस के साइड आ जाए और उसके लिए काम करे। फिर यहाँ हार्वी भी आ जाता है जो फिर से उसे एक 3000 पेजेस की फाइल देता है और उसे कहता है कि उसे जैसे जैसे करके एक दिन के अंदर उसे ख़त्म करना है और उसके अंदर से सारी की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसे बतानी है। और माइक को इस काम को करने के लिए सिर्फ 3-4 घंटे ही लगते हैं। 3-4 घंटे बाद माइक हार्वी को उस फाइल में हुई गलती के बारे में बताता है। उसके बाद और उसके साथ माइक ये भी बताता है कि हार्वी ने जो फाइल लिखी है उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं और यहाँ हार्वी की फिर से बेइज्जती हो जाती है। पर गाइस मैं आपको बता दूं, माइक के पास जितना भी नॉलेज क्यों ना हो, पर हाँ नंबर 1 लॉयर हमेशा हार्वी ही है। वो क्यों, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। रूक की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए माइक रेचल की हेल्प लेता है और रेचल भी इस बात के लिए मान जाती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद माइक डायरेक्ट जाता है ट्रेवर से मिलने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्वी ने उसे मना किया था कि वो ट्रेवर से ना मिले, पर हाँ हार्वी ने उसे टोटली मिलने से मना नहीं किया था, इसलिए वो उससे मिलने चला गया। यहाँ माइक और ट्रेवर के बीच में झगड़ा होने लगता है और उनके बहस से हमें ये पता चलता है कि माइक ट्रेवर की गर्लफ्रेंड को लाइक करता था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और यहाँ से माइक चला जाता है। यहाँ रुक की पार्टी भी स्टार्ट हो गई होती है और लुइस भी यहाँ माइक को तंग करने के लिए आ जाता है। उसने सभी को इंटेंशनली इन्फ्लुएंस किया होता है ताकि सब एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करें ताकि माइक को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। पर यहाँ हमें पता चलता है कि हार्वी ने पहले से ही पूरा पेमेंट कर दिया था, जिसके बारे में जानने के बाद लुइस की वहीं पे जल जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद माइक से मिलने के लिए ट्रेवर की गर्लफ्रेंड आती है। जेनी माइक से सुबह के बाद के लिए माफ़ी मांगती है और उसे ये भी बताती है कि उसे अब ट्रेवर पसंद नहीं, एज वो अब उससे बातें छुपाने लगा था और ऊपर से उसने ड्रग्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ माइक जेनी को किस करता है पर जेनी और माइक यहाँ बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 पूरे सीजन 1 का सबसे बैडेस्ट एपिसोड है और यहाँ से आपको माइक के रियल पोटेंशियल का अंदाजा हो जाएगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में लुइस एक क्विज कंपटीशन कंडक्ट कर रहा होता है, मतलब प्राइवेट क्विज कंपटीशन, और यहाँ जो भी जीतता है उसे इनाम में एक केस मिलता है। यहाँ माइक सारे सवालों का इजीली जवाब दे रहा था, पर यहाँ लुइस जब उससे हार्वर्ड लॉ स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है तो माइक यहाँ बफर कर जाता है, आज उसे लगता है कि शायद लुइस को पता है कि वो हार्वर्ड नहीं गया, जिसकी वजह से वो क्विज भी हारने लगता है। पर यहाँ माइक लुइस की एक ऐसी गलती निकालता है जो शायद पूरे लॉ फॉर्म को भी नहीं पता थी, जिसे सुनने के बाद लुइस भी खुद इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे इनाम देता है एक प्रोबोनो केस। प्रोबोनो केस का मतलब ये होता है कि उनका क्लाइंट ज़्यादा रिच नहीं है और शायद वो उस केस के लिए अफोर्ड भी ना कर पाए, पर उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए भी लॉयर को उस केस को जीतना पड़ेगा। केस कुछ ऐसा होता है कि माइक के क्लाइंट ने 2 महीने का अपार्टमेंट रेंट नहीं दिया होता, वो इसलिए क्योंकि वो अपार्टमेंट ज़्यादा हाइजीनिक नहीं था, वहाँ पानी भी अच्छे से नहीं आ रहा था और ऊपर से वहाँ पे बेड बग्स भी हो गए थे। पर इस केस के लिए माइक बहुत लेट हो जाता है और इसीलिए उसे सेकेंड ही दिन हियरिंग के लिए जाना पड़ता है और ये उसकी पहली हियरिंग थी। इससे पहले उसने एक भी हियरिंग नहीं की। माइक के पास इन्फॉर्मेशन का भंडार तो था, पर हाँ कोर्ट रूम में रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में माइक को कुछ भी नहीं पता था, जिस चीज़ का फ़ायदा उठा के ओपोनेंट पार्टी इस केस को डिसमिस कर देती है, जिसके बाद शायद माइक इस केस को हार जाएगा और उसके क्लाइंट को सारे पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ माइक ठानता है कि वो कुछ ना कुछ करके इस केस को ज़रूर जीतेगा। ऑफिस आते ही लुइस फिर से उसे तंग करने के लिए आ जाता है। यहाँ माइक उसे इग्नोर करता है और चला जाता है रेचल के पास, जहाँ उसका प्लान ये था कि वो रेचल के साथ जाएगा और उसी अपार्टमेंट में एक रूम ढूंढेगा और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जिससे कि वो एक केस जीत पाए। और यहाँ रेचल भी उस बात के लिए मान जाती है।
यहाँ माइक को पता चलता है कि उसके क्लाइंट के अलावा 15 और लोगों के साथ भी ये सब हो चुका है और ये सब एक सिमिलर पैटर्न में हो रहा था। कोई उनका अपार्टमेंट में रहने आता है, थोड़ी देर बाद पूरा अपार्टमेंट अनहाइजीनिक हो जाता है, पानी अच्छे से नहीं आता है, बेड बग्स भी आ जाते हैं और उन्हें उस अपार्टमेंट को छोड़ना पड़ता है। अब माइक उन सभी 15 फैमिलीज को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें अपील करता है कि उन्हें जज के आगे अपनी स्टोरी बोलनी पड़ेगी, जिसके बाद वो शायद ये केस जीत जाए। पर यहाँ माइक एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। एज उसकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो उसे सब कुछ याद रहता था। तो जब वो अपने क्लाइंट से मिलने सबसे पहले उसका घर गया था तो वहाँ उसने एक कारपेट देखा था और उसे ये पता चलता है कि ऐसा कारपेट उन सब 15 लोगों के रूम में भी था। और यहाँ माइक को पूरा गेम समझ आ जाता है। दरअसल होता यह है कि अपार्टमेंट का ओनर जानबूझ के एक बेड बग से इन्फेक्टेड हुआ कारपेट अपने अपार्टमेंट में रहने वाले कस्टमर्स के रूम में प्लांट कर देता था, जिसके बाद वह पूरी जगह बेड बग से भर जाती थी। जिसके बाद उन लोगों को बीच में ही जाना पड़ता था पर उन्हें सारे पैसे देने पड़ते थे और इसका प्रूफ भी माइक के पास अब होता है। एज सभी रूम का कारपेट्स उसी अपार्टमेंट के मालिक ने ही चेंज करवाया था, जिसके बाद वो ये बात मान भी जाता है। और यहाँ माइक अपनी पहली हियरिंग जीत जाता है। उस अपार्टमेंट के मालिक को 0.2 मिलियन का फाइन लगता है और उससे एक डॉक्यूमेंट भी साइन करवाया जाता है कि वो आगे से ऐसे ना करे। केस जीतने के बाद माइक सीधा लुइस के पास आता है और उसे कहता है कि उसने उसका दिया हुआ चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और वो उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि वो उसे हरा नहीं सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और माइक जाता है रेचल को थैंक यू बोलने के लिए और उसके बाद माइक रेचल को प्रपोज भी कर देता है। पर रेचल यहाँ माइक को मना कर देती है और वो माइक से कहती है कि वो ऑफिस से किसी को भी डेट नहीं करने वाली। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें माइक को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस टेबल में बैठ के काम कर रहा होता है और इस एपिसोड का केस कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं वो कवर नहीं करने वाला। इंस्टेड मैं पूरे मेन स्टोरी लाइन पे फोकस करने वाला हूँ। तो यहाँ माइक को एक कॉल आता है जो किसी और का नहीं बल्कि ट्रेवर का होता है। यहाँ ट्रेवर उसे बताता है कि वो अरेस्ट हो गया है और इस वक्त वो अभी जेल में है और उसे जैसे तैसे करके उसे छुड़ाना होगा। तो माइक उसकी हेल्प करता है और उसे जेल से निकाल देता है। यहाँ ट्रेवर उसे बताता है कि उसने ड्रग डीलिंग का काम छोड़ दिया है, जो कि ऑब्वियसली झूठ है, पर माइक उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद ट्रेवर उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेनी ने भी उससे ब्रेकअप कर दिया है। पर यहाँ पे मामला कुछ और ही होता है जो हमें इस वीडियो में आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद हार्वी और माइक निकल पड़ते हैं अपनी हियरिंग के लिए, पर यहाँ रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो अगला बंदा हार्वी के नाम पे केस कर देता है, पर यहाँ हार्वी को लगता है वो इंसान एक नॉर्मल इंसान है तो वो उसे अंडरएस्टिमेट करता है और उसे लगता है कि वो आसानी से वो केस जीत जाएगा। पर यहाँ जिनके साथ उनका एक्सीडेंट होता है वो भी एक लॉयर होता है, जिसे जानने के बाद हार्वी भी यहाँ पे टेंशन में आ जाता है। और यहाँ हार्वी माइक से कहता है कि वो उसके लिए ये केस लड़े। एज माइक उसका एसोसिएट था तो वो भी अब मना नहीं कर सकता, तो अब इस केस को माइक को ही लड़ना होगा। पर तभी माइक को कॉल आता है ट्रेवर का, जहाँ ट्रेवर उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। जिसके बाद माइक सीधा चला जाता है ट्रेवर से मिलने, जहाँ ये दोनों बैठ के बातें करते हैं और इनके बातों से हमें ये पता चलता है कि ट्रेवर को माइक का सीक्रेट पता है कि वो हार्वर्ड नहीं गया है। पर यहाँ माइक उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो अभी पियर्सन हार्डमैन में लॉयर की जॉब कर रहा है। पर यहाँ अचानक से ट्रेवर माइक को कहता है कि उसे इस बार से बाहर निकलना चाहिए। और यहाँ हम दो लोगों को भी देख सकते हैं जो माइक और ट्रेवर को देख रहे होते हैं और यहाँ माइक को भी पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बाहर से निकलने के बाद माइक ट्रेवर से पूछता है कि वो दोनों कौन थे, जहाँ ट्रेवर उसे साफ मना कर देता है कि उसे उन दोनों के बारे में नहीं पता। पर यहाँ माइक एज बहुत स्मार्ट था, उसे सब कुछ समझ आ जाता है और अंदर उन दोनों को भी माइक का कार्ड मिल जाता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों ट्रेवर के पीछे आए थे। पर हाँ, अब उन्हें माइक का कार्ड मिल गया है तो अब वो माइक के पीछे जाएंगे। नेक्स्ट दिन हार्वी माइक से कहता है कि उसे पता है कि वो अब ट्रेवर से मिलने जाता है, पर अभी भी हार्वी उसे कहता है कि उसे ट्रेवर को छोड़ देना चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो माइक को जॉब से निकाल देगा। और हार्वी उसे ये भी कहता है कि अगर उसने ट्रेवर से मिलना बंद नहीं किया तो वो पूरे लॉ फॉर्म को उसका सीक्रेट भी बता देगा। पर यहाँ जैसे माइक ऑफिस से बाहर निकलता है उसे अपने ऑफिस में वही दो लड़के दिखाई देते हैं जिन्हें उसने उस बार में देखा था। दरअसल वो माइक का पीछा कर रहे होते हैं और यहाँ माइक किसी तरह अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाता है। बाहर आके वो पास में खड़े हुए पुलिस को बता देता है कि उसे दो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस उन दोनों के पीछे लग जाती है और माइक यहाँ बच जाता है। उसके बाद माइक कॉल करता है ट्रेवर को और वो उसे इन सब के बारे में पूछता है, पर ट्रेवर कॉल नहीं उठाता। फिर माइक इन सब के बारे में हार्वी को बताता है। अब हार्वी माइक को कैसे बचाता है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिर यहाँ माइक को ट्रेवर का कॉल आता है, जिसे उठाने के बाद माइक को पता चलता है कि ट्रेवर को उन दोनों लड़कों ने किडनैप कर दिया है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ट्रेवर ने उनसे $50,000 लिए थे
और उसके पास अब पैसे नहीं थे तो वो उनको वापस नहीं कर पाया। जिसके बाद माइक और हार्वी पहुंच जाते हैं वहां पे नेगोशिएट करने के लिए। इन दोनों गुंडों के पास भी हार्वी अकेला आता है और यहाँ पे अगर आप हार्वी के नेगोशिएट करने का स्टाइल देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे। यहाँ हार्वी उनसे नेगोशिएट करता है और उन्हें कहता है, इन जैसे तैसे करके नेगोशिएशन खत्म होता है और माइक और हार्वी ट्रेवर को बचा लेते हैं। फिर माइक ट्रेवर से कहता है कि उसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए और कम से कम 10 दिन के लिए उसे सिटी छोड़ के बाहर जाना चाहिए ताकि वो इन सब से दूर रहे और सेफ रहे। और यहीं पे ही एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें माइक और हार्वी को दिखाया जाता है, पर यहाँ माइक रेचल से छुप रहा होता है। एज रेचल अपने दोस्त के साथ घूम रही थी और माइक ने उसी लड़की को एलसैट्स में चीट करने के लिए हेल्प किया था, जिसके बारे में रेचल को नहीं पता, तो वो नहीं चाहता कि रेचल को पता चले। तो यहाँ माइक ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता और वो उसी लड़के के बारे में रेचल से पूछता है। इसके बाद उसे कहती है कि वो एलसैट्स की टॉपर है, मतलब एक्चुअली वो एलसैट्स के टॉपर नहीं है, बल्कि एज माइक ने उसका टेस्ट दिया था तो उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। तो यहाँ माइक रेचल की भी हेल्प करता है, चीटिंग करने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए, जहाँ वो उसे बताता है कि उसके एलसैट्स में 178 आए थे और हार्वर्ड में जाने के लिए सिर्फ 170 चाहिए। और वो उसे ये भी बताता है कि उस साल उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। और यहाँ रेचल माइक से इम्प्रेस्ड हो जाती है। पर शाम को रेचल की दोस्त रेचल को बता देती है कि उसने अपना एलसैट्स का एग्ज़ाम खुद नहीं दिया, बल्कि उसने एक टेस्ट जीनियस को $1000 देके अपना टेस्ट अटेम्प्ट करवाया था। जिसे सुनने के बाद रेचल बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, पर उसे अब माइक के ऊपर शक होने लगा था तो वो उसे इग्नोर करने लगती है। इसके अलावा वो माइक से कहती है कि उसे माइक की हेल्प नहीं चाहिए, वो ये एलसैट अपने दम पर क्रैक कर सकती है। पर शाम को माइक रेचल से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ रेचल उसे बताती है कि उसे पता है कि वही टेस्ट जीनियस है और उसी ने ही बहुत से लोगों को चीट करने में हेल्प की है। वो माइक से ये भी कहती है कि वो इस सीक्रेट के बारे में पूरे लॉ फॉर्म को बता देगी। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। बस रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हार्डली 5 सेकंड्स लगेंगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपने चैनल पर जल्दी ही जल्द अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 200 लाइक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।